राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। 14 फरवरी का ये दिन जिसे लोग प्रेम दिवस में मनाते हैं, इसी प्रेम दिवस को 2 साल पहले कुछ दुश्मनों ने हमारे देश के लिए से काले दिन में तब्दील कर दिया। इस दिन एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई अन्य जवान घायल हुए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला स्थित अवंतीपोरा इलाके में 14 फरवरी 2019 को जम्मू से 78 गाड़ियों के काफिले के साथ 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। दोपहर 3:15 बजे थे। सामान्य दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में गुजर रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षा कर्मी सतर्क थे। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी दूसरी साइड से आ रही एक कार ने जवानों के काफिले की बस को टक्कर मार दी। कार के बस से टकराते ही तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि 5 से 10 किलोमीटर के दायरे का इलाका उसकी आवाज से दहल गया। इस तेज धमाके के साथ बस और कार के परखच्चे उड़ गए और दूसरे जवानों की बसों के भी शीशे चटक गए। इस धमाके के बारे में जवान कुछ समझ पाते तब तक हमारे देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए। धमाके के तुरंत बाद बाकी बसों के सवार जवानों ने पोजीशन ले ली, लेकिन ये तो आत्मघाती हमला था जिसे अंजाम दिया था पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकी आदिल अहमद डार ने, जिसने विस्फोटक से भरी कार से जवानों की बस को टक्कर मारी थी। धमाके के बाद का मंजर इतना खौफनाक था कि आज भी याद करके दिल दहल जाता है। सैकड़ों मीटर के दायरे में जगह जगह मानव अंग बिखरे पड़े थे। कहीं किसी शहीद की उंगलियां थी तो कहीं किसी के पैर और हाथ के अधूरे हिस्से। शहीदों के पार्थिव शरीर नहीं बल्कि मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। बाकी जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। इस भयानक मंजर को देखते हुए पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, वो थी जवानों की शहादत का बदला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साध दी और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का मतलब देशवासियों को ठीक 12 दिन बाद पता चला, जब 26 फरवरी को सुबह खबर लगी कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतनी बमबारिश की कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो गए और करीब 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत ने पुलवामा हमले में शामिल सभी आतंकवादियों को मार गिराया और जवानों की शहादत का बदला ले लिया। 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को सभी नेताओं और देशवासियों ने श्रद्धांजलि दी। डीआईजी चीफ ललित सुमन और राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम पुलवामा हमले के 40 जवानों की शहादत को शत-शत नमन करती है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज देश पुलवामा के शहीदों को नमन कर रहा है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देके देश की रक्षा करने का काम किया है। देश के जवानों के लिए देश का हर नागरिक उनका कृतज्ञ है, उनके बलिदानों का कृतज्ञ हमेशा रहेगा। और पुलवामा शहीदों पर उसके बाद जो कार्रवाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर हुई थी, वो भी इतिहास गवाह है। आज तक की सबसे सफल और सख्त कार्रवाई हुई थी। उन लोगों को भी याद करना चाहिए, उनको याद दिलाना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे उसमें पहले, जिन्होंने पुलवामा के शहीदों का अपमान किया था और पाकिस्तान के अखबारों ने उनके बयानों को छापा था। ऐसे लोगों के बारे में भी दिल्ली की जनता पुलवामा के शहीदों को बहुत सख्त नमन, क्योंकि वो हमारे हमेशा हृदय में रहेंगे, यादों में रहेंगे और हमारे को प्रेरणा देते रहेंगे और देश विरोधी ताकत को गिराव लड़ने की ताकत देंगे। उसका एहसास तो मोदी जी ने कर दिया। मुझे याद है 16 फरवरी को मोदी जी ने 16 फरवरी को मोदी जी ने नागपुर में कह दिया था कि हम बदला लेंगे, हम चिंता करेंगे पाकिस्तान सुनिश्चित समझिए। देश सुरक्षित है, देश ऐसे हाथों में है जो कोई भी दुश्मन होगा उसकी आँख में आँख डालकर या उसकी आँख निकाल कर काम आगे पहले की सरकारें ऐसी नहीं थी, लेकिन जब पुलवामा हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक सख्त कदम उठाया और वो आप सबके सामने है। इस प्रकार से केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। आने वाले समय में मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि पुलवामा दोबारा दोहराने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसे पुलवामा का हमला हमें आज सभी हाथ जोड़ के
अपने पुलवामा के शहीदों को सशक्त नमन करते हैं। और उस समय के जो अराजकतावादी लोग थे और जो विपक्ष था, जो इस पुलवामा के हमले को भी झूठा हमला बता रहा था, जो उस मामले में पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उनको भी मोदी जी ने जो कार्रवाई की उससे उन लोगों को भी सबक मिला होगा। वो हमला बड़ा निंदनीय था। वो हमारे देश का एक बड़ा अपमान हुआ जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उसका बदला हमने जल्दी लिया था, क्योंकि इसलिए हम जो ऐसी आतंक की जो हम हमेशा जो है निंदनीय पर विरोध करते हैं कि ऐसा हमला कभी ना हो, और जो होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब होगा। जो अभी 2 साल होने वाले हैं 14 तारीख को, जिसको हम वैलेंटाइन डे के रूप में जो आज की युवा पीढ़ी हमारी भटक रही है, वो ये चीज़ मनाने जा रही है, लेकिन वो ये भूल रही है कि इस दिन 14 तारीख को हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में अपने परिवार माँ बाप सबको छोड़ के वहाँ पे बॉर्डर पे हैं, और उनकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ था। उनकी गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ाया गया था, जिसमें हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे, जिसको हम आज तक 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी हम भूले नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ये मौका कल ही का हुआ हो। सारे भारतीय इसके बारे में इसी तरीके से जागरूक हो और सोचें कि इसे हम वैलेंटाइन डे के रूप में ना मना के हम एक शहीद दिवस के रूप में मनाएं। बहुत ही अश्रुपूर्ण मौका है हमारे लिए, तो हमें इसको बहुत ही एक 2 मिनट का मौन रखना चाहिए, और उनको याद रख के उनके परिवार के लिए हमें सहानुभूति रखना चाहिए। और ऑनेस्टली बोलो तो मैं डेट याद रखना 2 साल पहले आज के दिन हुआ था ये नहीं। जब भी न्यूज़ सुनते हैं ऐसे सारे दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे जो भी हो, हम आज यहाँ सेफली हैं इस पार्क में बच्चों को लेके दोनों को, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि हम हमारे सोल्जर्स के वजह से हैं। इसका डेट को याद करते हुए सारे सोल्जर्स के बारे में नए लॉस या मतलब नए चीज़ें, मतलब और ज़्यादा प्रोटेक्शन हमारे सोल्जर्स के लिए, और ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए, मतलब हर तरीके से हम लोग और देश को सिक्योर करने के लिए जो भी वेपन्स हमको रिक्वायर्ड है आज के डेट में, एटलीस्ट हम सारे इंडियंस को, इवन नॉट गवर्नमेंट, हम सारे सिटीजन्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम कंट्रीब्यूट करें सिर्फ हमारे सोल्जर्स और हमारी आर्मी, हमारी मतलब कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, और रिक्वायरमेंट हो अगर इक्विपमेंट्स की तो उसमें कंट्रीब्यूट करने की। बहुत पेन हुआ था जी, और हमको लग रहा था हम हेल्पलेस हैं और कोई इजीली हमारे ऊपर अटैक कर देता। इट वाज रियली मैटर ऑफ स्ट्रेस एंड कंसर्न। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को लेकर घोषणा की है कि किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए किसी तरह की कठिनाई ना हो, इसलिए अब किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। धान अधिप्राप्ति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को अलग से कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। शुरुआती समीक्षा बैठक में ही यह निर्देश दे दिया गया था। सभी जिलाधिकारियों को नियमित अंतराल पर किसानों से मिलकर सही जानकारी हासिल करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि धान अधिप्राप्ति में कोई कठिनाई न हो। अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। जब कृषि विभाग में सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन है तो बाकी कोई जरूरत नहीं। हमने कहा कि भाई किसानों का ही खरीद होना चाहिए, तो एक चीज पर नजर है, और बहुत समझिए कि जल्दी कुछ ही समय के अंतराल में डीएम्स वगैरह को सब जगह जाकर के देखना है और एक चीज पर निगरानी रखी जाए ताकि प्रोक्योरमेंट ठीक ढंग से हो। माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा ने शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया इफेक्टिव मीडिया है, इसका कार्य बहुत ही तेज गति से होता है। उन्होंने कहा कि सूचना भवन में मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार, निदेशक श्री प्रदीप कुमार झा एवं विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डिजिटल मीडिया एक इफेक्टिव मीडिया है, समय के साथ बदलाव हुआ है, और फास्ट कम्युनिकेशन का एक, सुबह अखबार तो हम नेक्स्ट डे सुबह पढ़ते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन का तरीका है सूचना भवन में एक मीडिया सेंटर बनाया जाए, जहां पर कि सारे डिपार्टमेंट का जो डेली का प्रेस रिलीज है वहां पर रहे, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। और वहीं से अगर 6-7 अगर हम लोग मॉनिटर रख देते हैं, कोई स्टोरी फाइल करना चाहे तो वहाँ आ करके उस हॉल में बैठ करके, सबका ऑफिस हो सकता है दूर हो, डिस्टेंस पे हो, कोई आकर के स्टोरी फाइल करना चाहे तो वहाँ बैठ के उसको हम लोग जरूर प्रोसेस करके स्पीड अप करके चाहेंगे जल्दी वो शुरू हो जाए।
राज्य सरकार द्वारा सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था के संबंध में जिला प्रशासन और सभी संबंधित पदाधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में एडीजी अमित कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करने तथा पूजा पंडालों और विसर्जन के जुलूस में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए श्रद्धालुओं से अनुरोध करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने विसर्जन जुलूस के लिए लाइसेंस निर्गत करने का भी निर्देश दिया। आगामी सरस्वती पूजा के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन और सभी संबंधित पदाधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी किस्म की विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो और जितने भी श्रद्धालु इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं वे उल्लासपूर्वक बिना किसी असुविधा के मना सकें। जो भी पूजा पंडाल बनाए जाएंगे और विसर्जन के लिए जो जुलूस निकलेगा उसमें जहां तक संभव हो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए सभी श्रद्धालुओं को निर्देशित किया जाए। नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने नरहट प्रखंड में ग्राम पंचायत कोनीवर वालीपुर में सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रजौली के अनुमंडल पदाधिकारी, छात्र छात्रा एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार सरकारी भूमि, लोक भूमि की सूची तैयार करने के संबंध में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान अपर समाहर्ता ने सभी पदाधिकारियों को अविलंब भूमि विवरण सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी की जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय रहित पैक्स एवं पंचायत निर्वाचन की तैयारी के संबंध में कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में पढ़ाई, साफ सफाई एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन का भी जायजा लिया। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में ICDS, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, महिला हेल्पलाइन और जीविका की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखीसराय के जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में सरस्वती पूजा, पैक्स चुनाव एवं विधि व्यवस्था के संबंध में बैठक की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में ICDS की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने गिरियक प्रखंड में गंगा जल उद्भव योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैशाली की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने जनता दरबार में आए लोगों की समस्याएं सुनी एवं संबंधित विभागों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया। आगामी वसंत पंचमी को लेकर मानसरोवर गार्डन बी ब्लॉक महिला पार्क में महिला कमेटी द्वारा वसंत उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मां सरस्वती की विधिवत पूजा व अर्चना की गई। इस कार्यक्रम में बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, साथ ही महिलाओं द्वारा आपसी अंताक्षरी प्रतियोगिता भी रखी गई। इस अवसर पर मोतीनगर विधानसभा के विधायक शिवचरण गोयल शामिल हुए। आप गिरिवंश कमेटी के सरदार हरभजन सिंह और आप ट्रेड विंग से संदीप भारद्वाज भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में महिलाओं ने पार्क से संबंधित पानी की समस्याओं की और विधायक शिवचरण गोयल का ध्यान आकृष्ट किया। तो आप विधायक शिवचरण गोयल ने महिलाओं से बातचीत के दौरान निगम को अपना छोटा नालायक भाई बताया। इस दौरान DID चीफ ललित सुमन भी कार्यक्रम में मौजूद थे। हमारे क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल जी हैं, संदीप भारद्वाज जी हैं और उनके साथ हरभजन जो विभाग से हैं। आज मानसरोवर गार्डन महिला पार्क में सभी महिलाएं बसंत उत्सव के अवसर पर उनका स्वागत करते हुए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इस अवसर पर विधायक जी का। और विधायक जी का इंतजार काफी समय से हो रहा था, सभी
सभी महिलाएं बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी, तो आप आइए, आपका स्वागत किया जाए। हम अपने विधायक जी से आग्रह करेंगे जो इस अवसर पर दोस्तों यहाँ पर पहले तो आप सभी को नमस्कार है, आप सभी का अभिनंदन। और आज जो आप माता रानी का पर्व बसंत पंचमी मना रहे हैं, इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको खुशियाँ दे, बरकत दे, खुशहाली दे और आपके परिवार सालों साल खुशहाल करे, माता के चरणों में प्रार्थना है। और माता रानी तो हर जगह जाती है और हर देती रहती है। हमारा आंचल छोटा पड़ जाता है, लेकिन माता रानी आंचल कभी थोड़े में छोटा नहीं है। और आप जिस भाव से, जिस इकट्ठे होकर जो पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि साक्षात माता रानी आप लोगों के बीच में बैठी है। तो आप सभी को पुनः बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, खुशियाँ दें, बरकत दें, खुशहाली दें। सुहाना मणियों के सम हमें बनाना, श्वेत पद्म पर बैठने वाली करना हमारी सदा रखवाली, शारद मंगल कर्ण भवानी, तुम्ही हो बाधा हरण भवानी, सर्व उपद्रव नाशिनी मैया, इस नैया की बन जा खेवैया, कोई न वस्तु दुर्लभ करना, मन की शांति संभव करना, कष्ट निवारक छटा तुम्हारी, हर पग रक्षा करना हमारी, तुम सदयालु और न दूजा, हम तेरी मन से करते पूजा, सर्व कलाओं का खजाना तेरे माध्यम से ही पाना, शरणागति में हमको लेना, जहाँ तहाँ नहीं भटकने देना, सफलता कर युक्ति देना, जंजाल से मुक्ति देना, उत्थान पतन है हाथ तुम्हारे, मार रहना। दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित शादीपुर पुल के स्वर्ण जयंती समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता
और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश शामिल हुए। इसके अलावा स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदन नेता योगेश वर्मा, निगम पार्षद विपिन मल्होत्रा, निगम पार्षद सुनीता मिश्रा, निगम पार्षद परमजीत सिंह राणा और अन्य कई नेता शामिल हुए। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने नगर को लेकर बीजेपी नेताओं से बात की। 50 साल पहले एमसीडी ने विजय कुमार मल्होत्रा जी के नेतृत्व में, जब वो दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, जो आज तो सीएम के पावर का पद है, उन्होंने ये पुल बनवाया। ये फर्क है 50 साल का और आज का। 50 साल पहले उन्होंने पहला फ्लाईओवर बनाया। स्वर्ण जयंती समारोह हमारे दिल्ली के जनक जो जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे संस्थापक सदस्य रहे हैं, जिनके समय में ये दिल्ली का पहला पुल नगर निगम ने बनाया, उस समय मुख्य कार्यकारी पार्षद आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी, जिनके मार्गदर्शन और जिनके लगाए हुए हम पौधे हैं, इस पुल की 50वीं वर्षगांठ थी, इसलिए हमने उनके अभिनंदन के लिए ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय दिल्ली के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह जी, इन्हीं का हमें मार्गदर्शन मिला और सभी पुराने लोगों ने इसमें हमारा अंदर से हमारी शक्ति को जगाया, जिससे हम इतना बढ़िया सफल कार्यक्रम कर सके। देखिए, आज का दिन हमारे को प्रेरणा देता है। भारतीय जनता पार्टी आज से पहले जब शासन में थी, जब भी विकास का कार्य कर रही थी, और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास कार्य कर रही है। आज का कार्यक्रम हम ये दिखाना चाहते हैं कि उस समय का कार्यकारी पार्षद, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली की को देखते हुए दूरदर्शिता से पुलों का निर्माण किया। दिल्ली उत्तरी नगर निगम ने आज से 50 वर्ष पहले 14 फरवरी 1971 में इस पुल की स्थापना हुई थी और दिल्ली का पहला फ्लाईओवर है। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी ने इसकी नींव रखी थी और दिल्ली का पहला फ्लाईओवर पूरे विश्व के अंदर इंदिरा गांधी भी इनकी प्रशंसा करती थी। तो इसकी आज हम 50 वर्ष पूरे होने पर हमने आज हमारा विजय कुमार मल्होत्रा जी को बुलाया हुआ मान सम्मान किया कि दिल्ली नगर निगम 50 वर्ष पहले जो काम करती थी, आज तक वो हमारा पुल अभी तक हमारा काम चल रहा है। हमारा बड़े हर्ष का विषय है कि दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी का जो 50 साल की यात्रा उनकी राजनीतिक यात्रा रही, और जो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते, कार्यकारी पार्षद होने के नाते, दिल्ली का सबसे बड़ा पुल यहाँ पे पहला पुल यहाँ उनके माध्यम से बनाया गया। तो ये हमारे संगठन की परंपरा रही है कि हमारे जिनके माध्यम से इतने सुनहरे कार्य किया गया, कि आज इसी उपलब्धि को सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाया और दिल्ली नगर निगम ने बड़ा जोर शोर से किया। आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद हमें मिला। आज ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। मेयर साहब का, जयप्रकाश जेपी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑन किया। आज दिल्ली नगर निगम के ऑफिशियल कार्यक्रम के रूप में हम सब लोग यहाँ पर विद्यमान हैं और 50 वर्ष इस पुल के होने के जो बना रहे हैं, स्वर्ण जयंती हम आज जो बना रहे हैं, उसके लिए आरपी सिंह जी और जयप्रकाश जेपी जी और दिल्ली नगर निगम के हमारे सारे नेता वो इस बधाई के पात्र हैं। हम तो सब सहयोगी हैं। मैं हो गया, सुभाष आर्य जी हो गए, सुभाष सचदेवा जी हो गए, छैल बिहारी जी हो गए, राजन तिवारी जी, वीरेंद्र जी, हरीश जी, अनिल शर्मा जी, महेंद्र नागपाल जी, भारत जी, राजीव बब्बर जी और 2 और लोग हैं जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस कार्यक्रम को करने के लिए। वो है हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजेश गोयल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने आज जो सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, और उसके अलावा हमारे तेजराम फोर जी जो हमारे जोन के चेयरमैन हैं, इन दोनों के लिए आप तालियां बजाएं। जो आज का ये कार्यक्रम है, इन दोनों की, ये पूरे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हम सहयोगी हैं। आप हम सब लोगों के लिए आज फक्र की बात है कि आज हम यहाँ पर इस पुल की, जो दिल्ली के लाखों लोगों की रोज सेवा कर रहा है, उस पुल को अगर किसी ने दिया तो वो हमारे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की 50 साल पहली सोच थी और नगर निगम ने उस काम को अंजाम दिया। दिल्ली की आवाज भाई आदेश गुप्ता जी, सब साइड में भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता, डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, भाई आदेश गोयल, डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, भाई आदेश गुप्ता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
जय श्री राम, क्रांति को जय श्री राम, जय श्री राम, आदेश को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने की जरूरत नहीं होती, राष्ट्र सर्वप्रथम होता ही है। और रही बात राष्ट्र सर्वप्रथम या देश की प्रकाष्ठा, देश की अस्मिता, इसके जैसे बहुभाषी हमारा मुल्क है, कई सारे धर्म के मानने वाले इस देश की ताकत है, ये देश को सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या राय है? भारत को अगर दोबारा से विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले ये अपने लोगों का मान सम्मान करे, क्योंकि सिस्टम में बनने के लिए, सिस्टम में नेता किसी को भी बनाया जा सकता है। कोई भी पार्टी, कांग्रेस से लेके बीजेपी या आम आदमी पार्टी, लोग उम्मीद करते हैं कि देश में कुछ अच्छा करेंगे। लोग, ये देश उम्मीदों पे कायम है और शायद पूरी कायनात भी उम्मीद ही करती है कि दुनिया में कुछ अच्छा होगा। पर जहाँ देश को विश्व गुरु बनाने की बात है तो मेरे ख्याल से विश्व गुरु तब बनेगा जब यहाँ का एक आखिरी व्यक्ति भी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति परेशान ना हो, बेरोजगार ना हो, उसको उसकी सहूलियत मिले, तभी जाके भारत विश्व गुरु दोबारा से बन सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या सहयोग दें? देखिए, राज्य एक छोटी इकाई है केंद्र के मुकाबले, पर जिम्मेदारी बराबर रहती है, क्योंकि लोग उन्हें भी भेजते हैं विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम जनता करती है पर डायरेक्ट रूप से। तो दोनों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि दोनों को जब लोग ही चुनकर भेजते हैं, जब बात राष्ट्र की, किसी ने बोला कि दुनिया में जो सबसे बड़ी जो हम लोगों की पहचान है वो हमारा राष्ट्र है, उसके बाद हमारी धर्म, हमारी जातियाँ हो सकती है, पर जो हमारी ताकत है वो हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार देश में, जो देश में रुकावट का सबसे बड़ा काम, पर भ्रष्टाचार कौन खोल रहा है? क्योंकि देश की 80% जनता वो है जो देश से दिल से प्यार करती है। बिजनेसमैन होना बुरी बात नहीं है, पर जब बिजनेसमैन देश का सौदा करने लगे तो हमें लगता है वो देश का नहीं है, पैसे का हो गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम राष्ट्र को कैसे बनाया जाए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राष्ट्र जो बनता है वो वहाँ के नागरिकों के द्वारा, जो जनता है उनके द्वारा राष्ट्र बनता है। भारत जैसे राष्ट्र का निर्माण और हम सर्वप्रथम रूप में करना चाहेंगे तो यहाँ विविध तरह के लोग रहते हैं, विविध तरह की भाषा है, विविध तरह के धर्म है, विविध तरह की जातियाँ हैं। अगर इन सब जातियों को जो संविधान द्वारा हमें अधिकार दिया गया, मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, उसका पालन करते हुए अगर इन सबको हम राष्ट्र निर्माण के अंदर योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में वे अपना क्या योगदान दें? देश को आगे करके अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रह के उन कार्यों को तालमेल के हिसाब से किया जाए। एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि हमें देश का और जनमानस के बारे में सोचना है, उसके विकास के बारे में सोचना है, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना है। इसलिए दोनों को अपने अधिकारों का ध्यान रखते हुए देश सर्वप्रथम के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तालमेल के हिसाब से। राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में? सर्वप्रथम राष्ट्र की बात आ रही है तो सारे देश के लोग अगर सर्वप्रथम ये सोचे कि हमने ना किसी को भ्रष्टाचार के रूप में 1 रुपया देना है, ना किसी सगे संबंधी को भ्रष्टाचार के रूप में कोई पोस्ट देनी है, ना किसी की सिफारिश करनी है, अगर हम ये चीज का, इस नियम का पालन करें तो भ्रष्टाचार रूपी ये सारी समस्या इस देश से खत्म हो सकती है। इसके लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है सारे देशवासियों को, तभी ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आपकी क्या सोच है? ऑलरेडी हमारा देश विश्व गुरु है। कई तरह की चीजें वो दूसरे देशों को, जो संसार के अंदर दूसरे देश हैं, उनको ये चीजें दी है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, सबसे बड़ी बात है जितना हम लोग समर्पण भाव
अपने राष्ट्र के प्रति दिखाते हैं, जनमानस के प्रति दिखाते हैं। ये संदेश हम दूसरे देशों को भी देते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र